Hello बच्चों, how are you? Dear student, today I am going to discuss with you some questions related to displacement. These questions are in-text question. ये जो क्वेश्चन है ये in-text के क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं बच्चों? ये क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं. मीन्स ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 100 पर, ये क्वेश्चंस जो हैं बच्चों इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हैं. यानी हमने अभी इसके जस्ट पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा था, उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस क्या हैं, फॉर्म्ड हुए हैं. तो बच्चों हमने आपसे बताया भी था कि हम सभी लोग सारे कंटेंट को क्लियर करेंगे. जो भी चीज़ें आपको सिलेबस में दे दिए गए हैं सबको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना. जो टॉपिक आपको है ना, वो तो पढ़ा जाएगा. उसके साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं, हम आपसे डिस्कस किए थे कि सबको पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, एलाबोरेट किया जा सके और आपको पूरी तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो बच्चों आज का ये पहला वो पार्ट है इन-टेक्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है ना. और इसी तरीके से आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि आपको बीच बीच में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना. ये स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इन-टेक्स्ट के, तो इसको भी डिस्कस करेंगे. और इसी तरीके से आपको लगभग हर पेज पे कुछ न कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों. तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हम आपको आंसर देंगे, ठीक है. तो क्वेश्चंस आप यहाँ से देख लोगे और आंसर्स मैं राइट कर दूँगा. एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, है ना. आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है. तो एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई प्रॉब्लम होगी दिखने में विजिबल थोड़ा सा, तो आप अपनी बुक को पास में रखिएगा तो इससे आसान होगा. तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस. एक ऑब्जेक्ट वो मूव करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. तो क्या बोला जा रहा है कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो सकता है. इफ़ एस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. तो कह रहा है कि अगर ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि अगर जीरो आएगा तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. तो आप आंसर दीजिए और एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको सॉल्व करिए, सपोर्ट करिए. मतलब आप अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के हेल्प से सॉल्व करिए. बताइए, बातें समझ में. मतलब एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव करता है, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, तो क्या ये डिस्टेंस जब वो ट्रैवल कर लेगा तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो सकता है. यही चीज़ हमें बताना है. तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है. ये नहीं कहा जा रहा है कि वो इनिशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके वहाँ पे रुक जा रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं. बस वो बोल रहा है मूव्ड कर रहा है. तो मूव्ड कह रहा है, इसका मतलब वो एक पॉइंट से जा रहा है दूसरे पॉइंट, वापस फिर कम बैक भी आ सकता है. यहाँ पे कोई कंडीशन तो दिया नहीं गया है कि ये कम बैक नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है. बस ये बोल रहा है कि मूव्ड कर रहा है. तो मूव्ड कर रहा है मतलब हम ये समझ लेंगे ये वापस भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है. तो हमें यहाँ पे बस ये बताना है कि जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है ना. ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑलवेज, है ना, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, कभी नहीं ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं है. जीरो हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं क्लियर नहीं लिखा है कि मूव नहीं होना, वापस नहीं आना है. मूव हो सकता है, ठीक है ना. तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा. पहले का आंसर हम आपको दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको, आंसर नंबर फर्स्ट. आंसर नंबर फर्स्ट बच्चों जो हो जाएगा आपका, बहुत ही सिंपल आंसर देंगे एक सेंटेंस का. तो बच्चों ये हो जाएगा एस, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल. एस ये हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल. एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लिखोगे, है ना, इफ़ वी गो टू, इफ़ वी गो टू, यदि हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चों, इफ़ वी गो टू, राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी. गो टू मार्केट फ्रॉम, मान लेते हैं हम एक मार्केट जाते हैं, ठीक ना. गो टू मार्केट फ्रॉम होम, और अपने घर से जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चों, फ्रॉम होम. एंड देन कम बैक, और फिर मान लीजिए कम बैक मतलब वापस आ जाते हैं, ठीक ना. और मान लीजिए फिर से वापस आ जाते हैं, कम बैक हो जाते हैं. तो देन योर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा,
तो देन योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, विल बी 0, ठीक ना। बात है समझ में। तो ये चीज़ होगी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बस सिंपल है भाई, हम जा रहे हैं मार्केट, घर से वापस फिर घर पे ही आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उस समय 0 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल टाइप का है इसलिए अच्छा है। तो बच्चों ए फॉर्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, एक फॉर्मर है और वो मूव्स करता है, घूमता है अलोंग ए बाउंड्री, एक बाउंड्री के किनारे किनारे, ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, जो कैसा है, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्री के किनारे किनारे, मतलब जो फील्ड है वो स्क्वायर जैसा है, ठीक ना। ऑफ साइड 10 मीटर, और उसकी साइड कितनी बच्चों, 10 मीटर की, मीन्स स्क्वायर है तो उसके ईच साइड इज 10 मीटर होता ना। इन 40 सेकेंड, तो कह रहा 40 सेकेंड में वो है ना क्या करता है, राउंड करता है, कंप्लीट करता है। यहाँ कहीं लिखा नहीं कंप्लीट करता, बट ये अंडरस्टैंड करना है हमें खुद से समझना है, यहाँ पे अंडरस्टूड है ये। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, एक फार्मर है वो एक बाउंड्री के अलोंग क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा, ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब ये हो गया इन 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो बताइए अगर उस फार्मर को 2 मिनट 20 सेकेंड चलना हो तो बताइए उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो पहले तो हम फिगर बनाएंगे तब कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो फिगर देखिए हम यहीं पे बना दे रहे हैं, ये आपका आंसर नंबर बच्चों है सेकंड होने जा रहा है। और क्या है फिगर, कैसे बनाएंगे, बोला जा रहा है कि एक फार्मर है बच्चों, और वो एक स्क्वायर फील्ड के अलोंग क्या कर रहा है, मूव करता है। मान लीजिए ये फील्ड है ABCD, है ना, और इसका वन साइड कितने का है, 10 मीटर, मतलब ईच साइड इज 10 मीटर, प्रत्येक साइड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर की हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। और वो कितने समय में इसको कंप्लीट करता है, तो कह रहा है इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में। तो याद रखिए 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये चीज़ होता है। तो हम थोड़ा बुक को हटा लें। तो बच्चों ये है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो बच्चों सॉल्यूशन हो जाएगा, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करते हैं ना मैथ्स का क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू। अब क्वेश्चन उतना बड़ा है तो क्वेश्चन सेंटेंस लिखने में टाइम लगेगा। तो बच्चों ये दिया क्या है कि आप लिख सकते हो साइड ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना, ये 10 मीटर हो गया। टोटल टाइम टेकिंग बच्चों, टाइम फॉर 1 राउंड कितना लग रहा है, टाइम फॉर 1 राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक ना, 40 सेकेंड। बच्चों ये 40 सेकेंड में 1 राउंड को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। इफ़ अगर मान लो ये ए से चलता है तो आफ्टर 40 सेकेंड इट विल बी रीच्ड एट ए, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ए पर पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना हुआ है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू दिया है बच्चों 2 मिनट 20 सेकेंड है, 2 मिनट 20 सेकेंड है। मीन्स 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंड अगर यहाँ है तो इसको भी सेकेंड कर लीजिए, क्यों, क्योंकि इसके पहले सेकेंड दिया गया। तो सब क्वांटिटी को हम लोग सेकेंड में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड बोले तो आपका कितना हो जाएगा, 2 मिनट मीन्स 120 और 20 मिला के
40 सेकेंड हो गया बच्चों, ये हो गया टोटल सेकेंड। अब बच्चों ये बताओ कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए बी जाता है, फिर बी सी जाता है, सी डी, अगेन डी ए आ जाता है, तो इसे 40 सेकेंड में एक 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि आफ्टर 140 सेकेंड, 140 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा फार्मर। तो पहले तो पोजीशन पता करेंगे ना कि 140 सेकेंड बीतने के बाद वो कहाँ होगा। जब जिस पोजीशन पे होगा तभी ना हम उसका डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है। अगर इनिशियल पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या है इनिशियल पॉइंट, तो 140 सेकेंड बाद वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे रहता है, मीन्स किस पोजीशन पर उसका फाइनल पोजीशन होता है, तभी ना हम ए से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि वो फार्मर है कहाँ पे आफ्टर 40 सेकेंड, ठीक ना। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 140 सेकेंड है 40 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लग रहा है, 140 सेकेंड में कहाँ होगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ राउंड कितना है। तो चलिए बच्चों हम लोग लेते हैं therefore number of rounds completed, number of rounds completed after 140 सेकेंड्स। तो बच्चों हो जाएगा, इसको लाने के लिए हम लोग 140 में डिवाइड कर देंगे, कितने से, 40 सेकेंड से। तो सेकेंड से सेकेंड मर जाएगा, है ना। अब इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कुल मिला करके, आप इसको डिवाइड करो 4 से 14 में तो पा जाओगे 3.5 राउंड्स। मतलब वो कितना चक्कर लगा लिया, 3.5 मीन्स 3 राउंड आफ्टर 5 मीन्स हाफ राउंड, 3 कंप्लीट राउंड और 0.5 मीन्स 1 हाफ राउंड, मतलब एक आधा चक्कर। 3 पूरा चक्कर और एक आधा चक्कर। मीन्स अब देखो 1 राउंड करेगा 40 सेकेंड उसका फिनिश, इसके बाद दूसरा राउंड करेगा फिर से 40 सेकेंड फिनिश, फिर से तीसरा राउंड करेगा फिर से 40 सेकेंड फिनिश। मीन्स आप ऐसे समझो कि 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, आप 140 को डिवाइड कर दो। आप 140 को डिवाइड कर सकते हो 40 40 40 प्लस 20, 40 में एक राउंड, 40 में दूसरा राउंड, 40 में तीसरा राउंड, 3 राउंड हुआ। और 20 सेकेंड में कितना करेगा, हाफ राउंड करेगा ना, हाफ राउंड करेगा कि नहीं। तो बच्चों ये हो गया हाफ राउंड, मीन्स 3 कंप्लीट राउंड करेगा, पहुंच जाएगा ए पर, है ना, बारी बारी। पहला राउंड कंप्लीट किया, ए पर आ गया, दूसरा राउंड करेगा फिर से ए पर आ जाएगा, तीसरा करेगा फिर से आ जाएगा। अब चौथी बार जा रहा है, 20 सेकेंड बचा हुआ है, तो जब 20 सेकेंड बचा हुआ है तो ऐसे जाएगा और जैसे यहाँ पे जाएगा हाफ राउंड तभी होगा ना भाई। हाफ राउंड इसका कब होगा, अगर ये इस स्क्वायर फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो हाफ राउंड कब होगा, यहाँ से ऐसे चल रहा है वापस ए पर आ रहा है तो पूरा 1 राउंड हो गया। लेकिन हाफ राउंड कब होगा, जब ये इस पॉइंट से चल करके पॉइंट सी पर जाएगा तभी हाफ राउंड होगा ना। इट मीन्स हाफ राउंड तब होगा जब वो पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा, और पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा तो इनिशियल ये होगा और फाइनल पोजीशन ये होगा आफ्टर 140 सेकेंड। तो जब यहाँ से चला इनिशियल और यहाँ पहुँचा, ठीक है, 140 सेकेंड बाद यहाँ पहुँच गया तो फाइनल ये हो गया। अब इनिशियल से फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, यानी इसका डायगोनल जो है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, आंसर मिल गया कि जो AC होगा यही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कब, 140 सेकेंड के बाद, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट C पर पहुंच जाएगा। जब C पर पहुंच जाएगा तो जो AC होगा यानी इसका जो डायगोनल होगा वो इधर उधर कहीं नहीं होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, एग्जैक्ट C पर होगा। क्योंकि 20 सेकेंड की बात हो रही, 40 सेकेंड में पूरा
कॉमन सेंस की बात है, 40 सेकंड में पूरा तो 20 सेकंड में आधा, हाफ, तो सी पे ही होगा ना, यानी इसका जो डायगोनल होगा वही इसका आंसर होगा। तो डायगोनल हम लोग ला देंगे आराम से। कैसे लाएंगे? पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, है ना। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। और फटाक से आंसर आएगा क्या? यही देखो आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया था एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, कि अगर दो वैल्यू हों और उनका स्क्वायर, दो वैल्यू हों और दोनों वैल्यू सेम हो और उनका स्क्वायर करना हो, स्क्वायर रूट लेना हो, तो वैल्यू यही हो जाता है। यानी वो वैल्यू लिख देते हैं, अंदर √2 लिख देते हैं। अगर यहाँ 15 रहता, 15 रहता, तो 15 √3 कुछ भी रहता, सेम रहता, तो वो क्वांटिटी इंटू √2 ये कर देते हैं। तो यही आंसर है। अब इसको हमें लिखना है, अब इसको हमें सिस्टमेटिक लिखना है। इसके बाद हमें यह राइट करना है। तो राइट कैसे करेंगे बच्चों? आप अपना इसी तरह आप लोग नोट्स को कंप्लीट करोगे ना। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, आपको देते हैं आंसर इसका, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आगे का इसका पार्ट हो जाएगा बच्चों, वेट। तो बच्चों आंसर इसका हो जाएगा कि 10v कह सकते हैं 10 मीन्स अतः होता है 10 इफ़ ही स्टार्ट्स, मान लेते हैं इफ़ मतलब सॉरी ही मीन्स फार्मर, इफ़ ही स्टार्ट्स, मान लेते हैं वो स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम फार्मर, ही मीन्स फार्मर की बात हो रही है, फ्रॉम ए से स्टार्ट करता है, देन ही, हाँ आपको बताना होगा ना, ए से मान लो स्टार्ट करता है, देन ही कंप्लीट्स, वो क्या कंप्लीट कर लेता बच्चों, कंप्लीट्स 3 राउंड्स। कितने राउंड्स बच्चों? 3 राउंड्स। 3 राउंड्स को कंप्लीट कर लेता है ना। 3 राउंड्स इन, कह सकते हो इन 140 सेकेंड, ठीक। और एंड रीचिंग at A again, ठीक है। एंड देन आफ्टर हाफ राउंड ही रीचेज एट C। कह रहा कि आप समझिए ऐसे, मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूँ, इफ़ ही स्टार्ट्स फ्रॉम A देन ही कंप्लीट्स 3 राउंड्स इन 140 सेकेंड, 140 नहीं बोलेंगे, 120, ठीक ना, 120 इसको कर लो, ये ठीक रहेगा। एंड रीचिंग एट A अगेन, क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब 120 सेकेंड में वो 3 राउंड कंप्लीट करके फिर से ए पर पहुंच जाता है। और जो बाकी समय है, एंड देन कह सकते हो, फिर लिख सकते हैं इन रिमेनिंग ठीक है, इन रिमेनिंग टाइम मीन्स इन 20 सेकेंड, रिमेनिंग टाइम मीन्स 20 सेकेंड में, है ना। 20 सेकेंड में क्या करता है, he is completed half round, हाफ राउंड को कंप्लीट करता बच्चों, एंड रीचेस, कहाँ पहुँच जाता है, REA रहेगा, एंड रीचेस एट C, मीन्स इसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, C हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मीन्स वी कैन से दैट, यहाँ लिख सकते हो, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स द इनिशियल पोजीशन,
इनिशियल INI initial and final position became A and C after 140। बच्चों ये क्वेश्चन बस थोड़ा लिखने में बड़ा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओरली तो हम लोग देखिए तुरंत कर लिए हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग अपना डिस्प्लेसमेंट लाए जो हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था फिगर में आप लोग देख सकते हो। फिगर में आपका जो डिस्प्लेसमेंट था बच्चों, वेट, ये था AC, है ना। A इनिशियल हो गया, C फाइनल हो गया। अब AC का वैल्यू लाना है। ये हाइपोटेनस वर्क कर रहा है बिकॉज ये आप जानते हो 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, जो वर्टेक्स होता है 90 डिग्री होता है। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है ना। तो बच्चों कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लाते हैं, टफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट AC हो गया और AC इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AB स्क्वायर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रूट नहीं होता है। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, तो ये जो ऐसे होता है, एक मिनट आपको बता दूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, ये है पाइथागोरस का फॉर्मेट। अब जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये इसका स्क्वायर रूट AC हो जाएगा और ये रूट के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म है तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। ये नहीं अकेला, ये नहीं हो सकता बिकॉज ये दो टर्म है ना, ऐड हो रहा बीच में ना। तो बच्चों अब वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो गया और रूट के बाहर मीटर लिख देंगे ना। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर रूट के अंदर लिखोगे तो मीटर स्क्वायर, लेकिन बाहर लिखोगे तो मीटर। बच्चों ये AC इज इक्वल टू हो गया, मीन्स AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम आपको ट्रिक बताए थे कि अगर रूट के अंदर दो क्वांटिटी हो और दोनों मतलब दो वैल्यू दिए हो और दोनों की स्क्वायर दिए हो, ठीक है, दोनों सेम हो, सबसे बड़ी बात, तो इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट हो जाता है। ये मीन्स वही वैल्यू होता वो बाहर हो जाएगा और अंदर अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये अंडर रूट 2 कैसे आ गया, इसको आप डिटेल में समझो कि जब आप इसका स्क्वायर करते तो आपको मिलता 100 प्लस 100 मीन्स हो गया 200। अब जब इसको फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा ना, 2 से मान लीजिए डिवाइड किए तो मिल गया 100, फिर 10 से डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो गया, यानी ये पेयर बन गया। अब ये पेयर बन गया, अंदर बच गया क्या, अंडर रूट 2। तो ये 2 कहाँ से आ गया, ये वाला 2 है, ये नहीं कि ये स्क्वायर वाला है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे ये 10 बाहर आ गया और ये 2 अंदर हो गया, ऐसा नहीं है। ये 2 कहाँ से आया, ये पेयर नहीं था, इसलिए आप लोग पढ़े भी हो, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट वही हुआ ना। तो यहाँ पे ये मैं ट्रिक बताया हूँ, याद करिए कि आपको कुछ भी वैल्यू दिया रहे और दोनों वैल्यू सेम रहे तो उसी वैल्यू को बाहर एक बार कर लेते हैं, स्क्वायर नहीं एक बार कर देते हैं और अंडर रूट 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा था आपको क्या मिल गया, 10 अंडर रूट 2, कब, आफ्टर 140 सेकेंड। अब बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना, बस ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है, टिक नहीं करना है, इसको बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। और ये नहीं बोल रहा कि आप इसको बताइए है या नहीं है, फिर उसको जस्टिफाई करिए, जैसे यहाँ बोला था सपोर्ट योर आंसर, तो बोल नहीं रहा लेकिन हम बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों होता है वो जीरो होता है, इट कैन बी जीरो, एस या नो, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज आप सुन लो, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप सुन लो। इट कैन बी जीरो, तो
तो लिखोगे इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये हमेशा जीरो नहीं हो सकता, कब होगा? व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। समझ गया? ये हो गया। बी वाले को देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि कौन? इट मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड, इट मतलब डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर दैन होता है, यानी बड़ा होता है डिस्टेंस से, कभी नहीं बड़ा होता है, बराबर होता है या छोटा होता है। मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया है ना, बड़ा हो ही नहीं सकता, या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। तो लिखोगे इसका आंसर इट इज नॉट ट्रू बिकॉज डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चों होगा। क्या बोलोगे? बिकॉज डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया क्या चीज़? आपका टॉपिक। ये इंटेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंटेक्स, INTEX, इंटेक्स। ये इंटेक्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना? इंटेक्स्ट कर लो, इंटेक्स्ट। ये इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है, यानी जो ये बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं इनको कहते हैं इंटेक्स्ट को क्वेश्चंस, ठीक ना? इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बच्चों ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ, अच्छे क्वेश्चंस थे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। क्लियर है? और यहीं से आपके कॉन्सेप्ट और अब धीरे धीरे क्या होंगे? इम्प्रूव होंगे, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप ज़रूर से किया करिए। एक्टिविटी करने से आपको क्या होता है ना, एक प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें आपके सामने वहाँ पे आ जाती है। और साइंस है तो साइंस में प्रैक्टिकल थोड़ा सा बच्चों जब होता है तो चीज़ें आपके लिए क्या होती हैं? बिल्कुल एकदम बहुत ही क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना? तो इसलिए आप सभी लोग एक्टिविटी को ज़रूर से फॉलो किया करो और बुक को थोड़ा सा पढ़ा करिए। बुक को पढ़ने की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके माइंड में क्या होंगी? बैठेंगी, इम्प्रूव होंगी। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको कहीं अगर मिलते हैं तो उनको भी थोड़ा सा है ना एफर्ट करिए सॉल्व करने का, है ना? तो थैंक यू सो मच बच्चों।